हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर मिला हुआ है ना मैथ्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक या दो ही सेक्शन हमारे रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे को सेक्शन सी से करना है। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार आपको पहले ये बता देती हूँ कौन कौन सी सेक्शंस हमने कर लिए हैं। सेक्शन ए हमने कर लिया है, बी हमने कर लिया है, सेक्शन डी और ई भी कर लिया। अच्छा, हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन रह रहा है, सेक्शन सी। तो इसका मतलब जो ये चारों सेक्शंस हैं इनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, प्लस प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप वहाँ से ये वाले सेक्शंस भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सेक्शन में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स ईच हैं। इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चंस में दी होगी, ऐसा नहीं है वो नहीं दी हुई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गिवन दैट √3 इज इरेशनल। आपको ये दे रखा है कि जो √3 है ना वो इरेशनल नंबर है। प्रूव आपको क्या करना है, 5 + 2√3 इज इरेशनल। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो 5 + 2√3 है वो भी इरेशनल होगा। आपको पता है ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे को क्या करनी है, कुछ अजम्पशन लेके करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस क्वेश्चन को, 26 को देखें, सबसे पहली बात ना आप एज्यूम कर लो कि जो आपके पास 5 + का 2√3 है ना वो आपका रैशनल नंबर है। 5 + 2√3 बी आर रैशनल नंबर, उल्टा एज्यूम करना है, ठीक है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो 5 + 2√3 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा P/Q, जहाँ पर मेरे पास P और Q क्या है, मेरे इंटीजर्स है। तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और P और Q आपके क्या होंगे, यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ना ये 2√3 ऐसे ही रहने दिया और इस 5 को इधर ले आई, तो ये माइनस का हो जाएगा जब इधर लेके आऊँगी। तो ये 2√3 ऐसी है, यहाँ पर मैंने क्या किया, बेस सेम कर लिया, तो P - का 5Q/Q हो जाएगा। अब इस 2 को भी मैं इधर ले आई, तो P - का 5Q/2Q हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है ये तो आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि P और Q तो आपके वो इंटीजर्स थे ना, और वो रैशनल नंबर आपने माना था। तो हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट P and Q आर इंटीजर्स, तो P - 5Q/2Q इज अ रैशनल नंबर। और जब हमारे पास राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, अब वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में लिखी हुई है, तो इसका मतलब फिर तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगी कि √3 भी मेरा रैशनल है ना। तो इफ RHS इज अ रैशनल नंबर, अगर ये एक मेरा रैशनल नंबर है RHS, तो LHS भी क्या होगा, LHS विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, वो भी रैशनल होना चाहिए। एक रैशनल नंबर ही तो दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल होगा। इरेशनल और रैशनल तो कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। इसका मतलब तो √3 मेरा रैशनल हो गया, बट मुझे तो क्वेश्चन में गिवन था कि √3 मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो ये मेरी अजम्पशन को गलत कर रहा है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो बस अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर, वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, विच मीन्स √3 is a rational number but it is given that √3 is an irrational number। ये आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन को गलत साबित कर रही है। Hence 5 + 2√3 is irrational number। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये था क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपके पास कोई भी इंटरनल चॉइस आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी कोई भी चॉइस नहीं है। कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये आपके पास। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस।
कह रहे जो इसके जीरोज़ हैं वो वैल्यू में डबल हैं इसके जो जीरोज़ हैं उसके कंपैरिजन में। तब आपको जो ये पी और क्यू यहाँ पर दे रखा है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो एनसीईआरटी में अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखें तो वो बहुत इजी है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर वो चैप्टर आपको अदर बुक से ज़रूर करना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने आपको पूरा चैप्टर सपोर्ट मटेरियल जो होता है आपको गवर्नमेंट स्कूल से जो बुक मिलती है उससे भी करा रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहले ये दोनों पॉलिनोमियल्स मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो एक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस का आपके पास है पी एक्स प्लस का क्यू, और एक पॉलिनोमियल है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था जो इसके जीरोज निकलेंगे ना वो डबल है इसके जीरोज के, है ना, ये वाले के जीरोज डबल है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लेती हूँ पहले। तो 5x है तो इसको -6x प्लस एक्स लिख सकती हूँ, इनकी एक पेयरिंग कर दी, इनकी एक पेयरिंग, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक x माइनस 3 हो गया, एक आपके पास हो गया 2x प्लस का 1, तो दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रख के जीरोज निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, और यहाँ देखिए 2x प्लस का 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो के इक्वल रखोगे तो -1/2। अब इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज डबल थे तो मैंने मान लिया लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक x है 3 तो इसको डबल कर दो, 3 × 2 तो 6 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो -1/2 है, इसको डबल कर दो क्योंकि इसके जीरोज डबल थे ना, तो -1 हो जाएगी। अल्फा और बीटा निकल गए। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना था, पी और क्यू की वैल्यू। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूँ सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ब्रैकेट में -1, यहाँ -b की जगह p और a की जगह 1, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का p, तो यहाँ से आप अपने p की वैल्यू निकाल सकते हो, p की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब q के लिए क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -1, और अगर हम c की वैल्यू देखें तो वो q है और a की वैल्यू 1 है, तो -6 = q, तो q आ गया मेरे पास -6। तो इस क्वेश्चन में यही दो निकालने थे, p और q दोनों ही हमारे यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको चॉइस दे रखी है, इंटरनल चॉइस है, ऊपर वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें या नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये, आ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। कह रहा है अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तेज चलेगी तो वो 4 घंटे कम लेगी, जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे 4 घंटे कम लेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे कहीं पर जाने की तो टाइम कम लगेगा ना। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीरे चलेगी तो ज़्यादा टाइम लेगी, है ना, तो इट वुड हैव टेक 6 आवर मोर, तो वो 6 घंटे ज़्यादा लेगी शेड्यूल टाइम से। अब आपको लेंथ ऑफ द जर्नी ही आपको बतानी है, मतलब डिस्टेंस आपको फाइनली फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ये तो समझ में आ गया, डिस्टेंस हमारा हमेशा सेम रहता है, डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 28, तो इसमें हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, और टाइम को मैंने यहाँ पर लेट कर लिया y आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास स्पीड इंटू में टाइम, तो वो हो जाएगा x इंटू में y, तो एक्स वाई। ये मेरा डिस्टेंस आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस दे नहीं रखा तो मैंने वो निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे दो चीज़ कह रहा था कि अगर मेरी ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड हो गई x + 6। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस = स्पीड इंटू में टाइम का। स्पीड हो गई इतनी तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो y -4 हो जाएगा, पर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो डिस्टेंस मेरा xy ही रहेगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल डिस्टेंस है ये xy। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर हुई, यहीं से हम अपनी एक इक्वेशन बनाने वाले हैं।
और अगर हम अपनी दूसरी इक्वेशन देखें यहाँ पर, ये फर्स्ट हो जाएगी, सेकेंड देखें तो वो कह रहा था आपके पास स्पीड अगर आप कम कर दोगे तो x माइनस का 6 हो जाएगी, तो टाइम बढ़ जाएगा, तो 6 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो y टाइम कितना है आपके पास y, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस का 6, पर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो वो हो जाएगा xy। अब इन दोनों को सॉल्व करके ना हम अपने क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। क्लियर है? अब वो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, तो x को अंदर इंटू करूँ दूसरे ब्रैकेट में, xy माइनस का 4x, अब 6 को करूँ प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल्स टू में xy ऐसी है, ये xy से xy कट हो गया, तो बचा माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन लो यहाँ से, तो माइनस का 2x बचेगा प्लस का 3y बचेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 2 को दूसरी साइड ले गए 0 बन जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 2x प्लस का 3y और इस 12 को उधर ले गई प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब बाकी सबको भी उधर ले जाओ, तो 2x माइनस का 3y हो जाएगा और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? इस 2x को उधर ले गई प्लस का, 3y को उधर ले गई माइनस का, 12 पहले से ही प्लस का था। चलिए अब सेकेंड वाली यहाँ से बना लेते हैं, तो x को अंदर इंटू करूँ सेकेंड ब्रैकेट में, तो xy प्लस का हो जाएगा 6x माइनस 6y माइनस का 36 इज इक्वल टू xy, ये भी आपस में कट गया, तो ये आ गया 6x माइनस का 6y माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। 6 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा 0 बन गया, x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। इसको भी आप ऐसे ही लिख लो, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में माइनस 12 लिख दो। ठीक है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? आप सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी भी एक के आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x में करो या y में। अगर x में करोगे, x का सेम बनाना है तो 2 से, और y का सेम बनाना है तो 3 से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगी 2x माइनस का हो जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3 मान ली। अब सॉल्व कर लो यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में माइनस 12, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ आएगा माइनस का 24, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 24। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ क्योंकि वो छोटी सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको पुट कर दूँ, तो x क्या थी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो x माइनस का 24 इज इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। आपको लेंथ ऑफ जर्नी बतानी थी, इसका मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, वो था आपके पास x इंटू वाई, तो हो जाएगा 30 इंटू में 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 720 किलोमीटर, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ जर्नी जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी थी। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, अनुज हैड सम चॉकलेट्स and he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate. अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड की, A और B में। ठीक है, फर्स्ट लॉट जो A वाला लॉट है उसने उसे कैसे बेचा, 2 रुपये में बेची, एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट के 2 रुपये लिए। सेकेंड वाला उसने बेचा है 1 रुपये में 1 चॉकलेट। ठीक है, एंड गॉट अ टोटल ऑफ 400, टोटल उसे 400 मिले। इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460। तो ये इसकी पहला केस था। अगर वो पहले लॉट में क्या करता है, 2 रुपये में 3 चॉकलेट और दूसरे लॉट का पर चॉकलेट का 1 रुपये बेचता है, तो उसे 400 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट लॉट को क्या करता है, 1 रुपये पर चॉकलेट पे बेचता है और बी वाले को क्या करता है,
₹4 में 5 चॉकलेट्स देता है तो उसे ₹460 मिलते हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड, आपको बतानी है टोटल चॉकलेट्स उसके पास कितनी हैं वो बता दो। क्लियर है? तो देखो 2 लॉट है ना, ए और बी। सबसे पहली बात आप उन्हें एक्स और वाई मान लो। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे वो देखिए। तो देखो मैंने आपको बोला एक्स और वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इन चीज़ों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये 28। ठीक है, और वाला पार्ट है तो हमने लेट कर लिया, लेट चॉकलेट्स इन लॉट ए, लॉट ए की चॉकलेट को एक्स मान लिया और लॉट बी की चॉकलेट को मैंने क्या किया, वाई मान लिया। ठीक है, अब मुझे कह रहा था 3 चॉकलेट मैंने ₹2 में बेची है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमारे को यहाँ दे रखा है रेट ऑफ 3 चॉकलेट्स, वो मुझे दे रखा है ₹2। तो मैं क्या करती हूँ, 1 चॉकलेट का रेट निकाल लेती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा 2/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखें तो फर्स्ट लॉट मैंने 2/3x प्लस सेकेंड वाले लॉट को ₹1 पर चॉकलेट पे बेचा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस का 1y और टोटल कलेक्शन हुई थी मेरी 400 की। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करती हूँ, 1 लेके बेस सेम कर दूँ 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 400। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 3y, इस 3 को उधर ले जाती हूँ तो कितना हो जाएगा 1200। ये आ गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड वाला एक और केस दे रखा था कि अगर मैं लॉट ए वाले को ₹1 पर चॉकलेट पे बेचूँ और बी वाले लॉट को ₹4 फॉर 5 चॉकलेट बेचूँ, तो अब यहाँ पर दोबारा निकालते हैं केस 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेट ऑफ 4 चॉकलेट्स, तो उनका रेट मेरे पास ₹5 था, तो 1 चॉकलेट का रेट यहाँ से निकाल लेती हूँ तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 1x आएगा क्योंकि फर्स्ट लॉट पर ₹1 पे बेचा है, और दूसरे वाला आ जाएगा 5/4। यहाँ पर 4 चॉकलेट्स थी ना आपके पास, ₹4 में 5 चॉकलेट्स थी। अच्छा, 5 चॉकलेट्स बेची थी ₹4 में, तो ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4/5y और टोटल कलेक्शन हुई थी आपके पास 460 की। क्लियर है? फिर दोबारा यहाँ बेस सेम करूँ मैं, यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का यहाँ आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू में 460। अब यहाँ आ जाएगा 5x प्लस का 4y, इस 460 के पास ही 5 को ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे इंटू कर देते हैं, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो 0 5 6 या 30 20 2300 हो गया, ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। एक ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, एक है 4x प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। तो पहले ये दोनों इक्वेशंस मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1200, और इक्वेशन सेकेंड थी मेरे पास यहाँ पर 5x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 2300। देखो कॉफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है, तो किसी भी एक के आप चेंज कर दो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 5 से इंटू कर देती हूँ और यहाँ पर 2 से इंटू कर देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगी 10x प्लस का 5 3 जा हो जाएगा 15y, और यहाँ इंटू करोगे तो 0 0 5 2 जा 10 और एक 6000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 10x प्लस 2 4 जा हो जाएगा 8y, और 2 को यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 0 0 3 2 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब कॉफिशिएंट सेम हो गए, अब सॉल्व कर सकती हूँ, ये कट हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1400, y आ जाएगा 1400 अपॉन में 7, कट करोगे तो 200। इसका मतलब y आपने लॉट बी माना था तो 200 निकल गया, किसी भी एक में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 1200। ठीक है, तो ये 2x ऐसी है, प्लस 3y की जगह 200 इज इक्वल्स टू में 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 2 जा 600 इज इक्वल्स टू में 1200, तो 2x इज इक्वल्स टू में 600, x आ जाएगा आपके पास 300। तो चॉकलेट्स इन लॉट ए वो है 300, और चॉकलेट्स इन लॉट बी वो आपके पास कितनी है 200। क्लियर है?
ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता आप नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक करना है दोनों में से। चलिए क्वेश्चन 29 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग दैट, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये आपके पास। पहले इस क्वेश्चन को मैं आगे लिखती हूँ, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आपको दे रखा है 10 क्यूब थीटा अपॉन में है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, प्लस में आपके पास कॉट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में आपके पास सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर है कॉट क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास क्यूब दे रखे हैं, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात नीचे जो आइडेंटिटीज बनी है उनको लिख दो। 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। जो भी आइडेंटिटी यूज़ करोगे वो यहाँ लिखोगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बात करूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास कुछ ना कुछ होता है ना, तो क्या होता है वो, तो वो होता है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है। अब आप इसे क्या करो, साइन और कॉस में बदलो, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर है, उसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉट क्यूब थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, और कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा। ऐसी है कि डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, कट के 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में क्या बचा आपके पास साइन थीटा। इतना बचा है अब आपके पास। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम कर लेती हूँ पहले इसके, तो बेस सेम करूँगी तो कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 4, साइन की पावर 4 और यहाँ आ जाएगी कॉस की पावर 4। क्लियर है। अब बात आती है 4 वाली आइडेंटिटी कौन सी लगाएं, तो देखो एक पहले हम इसको सॉल्व करके ना इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ निकाल रही हूँ। तो आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर कर दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या लगेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 2ab, तो 2a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा साइन 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आती हूँ, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर को, मतलब 1 के नीचे भी लिख दो आप ये कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी लिख दो। ठीक है। अब 1 अपॉन में कॉस थीटा आपके पास क्या होता है यहाँ पर सेक थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कॉस सेक थीटा, माइनस ये एक एक तो कट गए ना इससे, तो आपके पास बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। क्वेश्चन में देखें यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में आपको यही प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल्स टू में RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास प्रूफ वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ज़रूर आएंगे, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख लेना। प्रूफ वाले ही क्वेश्चंस मैंने आपको वो करा रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब हम यहाँ देखते हैं। कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस है।
पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर लूँ, आप बिल्कुल प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से ही बनाइएगा, ठीक है। इसमें मैंने एक सर्कल को बना लिया है, ठीक है। इसको नाम भी दे दिया मैंने यहाँ पर A B C और D। देखो यहाँ पर भी नाम दे दिया। आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, पता है ना आपको। तो पहले इसको भी नाम दे देती हूँ, PQRS दे देते हैं, PQRS। तो हमें यहाँ गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा, और जो AD है वो किसके इक्वल होगा, BC के। साथ साथ जो AB है वो CD के पैरेलल होगा, और जो AD है वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, आपको ये तो पता ही होगा। इसमें हम अपनी क्या करेंगे, थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है एक बाहर के पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स आती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इन दो की, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये D पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, फिर ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, और ये वाली और ये वाली इक्वल होगी। तो वही सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। तो मतलब AP जो है वो AS के इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर BP जो है वो BQ के इक्वल होगी। उसी के साथ साथ अगर हम आगे देखें तो हमारी जो CR है वो किसके इक्वल होगी, CQ के। और जो हमारा RD है वो किसके इक्वल होगा, DS के, ठीक है। इन सबको एक इक्वेशन मान ली मैंने, एक इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, और आपको पेपर में ये पूरी थ्योरम लिख के आनी है, स्टेटमेंट। क्लियर है। अब आपको क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। अब इक्वल आप इसमें कैसे प्रूफ करोगे सारी साइड्स को, तो आप क्या करो, यहाँ पर सबको ऐड कर दो, चारों इक्वेशंस को। तो मैंने यहाँ लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँ, देखो AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में RD इज इक्वल्स टू में AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS। अब AP में BP जोड़ोगे तो AB आ जाएगा, CR में RD जोड़ोगे तो CD आ जाएगा, AS में DS को जोड़ना तो AD आ जाएगा, BQ में CQ को जोड़ोगे तो BC आ जाएगा, ठीक है। अब AB प्लस CD इजिकल टू AD प्लस BC तो आपका आ गया, लेकिन आपको तो सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। आपको पता तो है कि जो AB है वो CD के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करो, CD ही लिख दो इसकी जगह, है ना। और यहाँ पर AD जो है वो BC के इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना, तो वही लिख दिया, ये कट हो गया। तो CD जो है वो BC के इक्वल आ गया। अब जब CD BC के भी इक्वल है और CD AB के भी इक्वल है, दे रखा है, और BC AD के भी इक्वल है, सब चीज़ तो दे ही रखी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा था AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है, ये दोनों गिवन थे, एक हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इन तीनों से आपके पास क्या आ गया है, हेंस AB जो है वो BC के इक्वल हो गई है, CD के भी इक्वल हो गई है, और DA के भी इक्वल हो गई है, सबके इक्वल हो गई है। क्लियर है। तो इसका मतलब ABCD आपको क्या प्रूव करना था, वो एक रोम्बस ना, तो हो गया। तो ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 30 भी कंप्लीट होता है हमारे पास। चॉइस में एक और क्वेश्चन है, इसके बाद एक 31st क्वेश्चन और रह जाएगा, देन ये सेक्शन भी कंप्लीट हमारा। तो इसमें आपसे कह रहा है इन द फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. What is the measure of angle AOB? AOB ये वाला एंगल देखो आपको फाइंड करना है। ये दो आपको पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। कह रहे विद सेंटर O से है, और जो ये वाली टेंजेंट है AB, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है AB वाली जो टेंजेंट है आपके पास, एंड अनदर टेंजेंट AB कहाँ है, ये रही आपकी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है C, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपके पास,
इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप दो ट्राइंगल से इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, तब आपका ये इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो मैं यहाँ पर लगा दूँ तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले लिए। एक यहाँ ले लिया ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी ए। एक दूसरा ट्राइंगल मैं ले रही हूँ यहाँ पर, इसको ना पहले ये डाल दो। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है यहाँ तो ये 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, और ये आपकी क्या है, सर्कल की रेडियस है। और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ले लिया ओ सी ए, ये वाला ट्राइंगल लिया है जिसमें टिक लगा रही हूँ। तो मुझे पता है इसमें जितना मेरा ओ पी होगा उतना ही मेरे पास कितना होगा, ओ सी होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपकी सर्कल की रेडियस है। तो रीजन में लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ आपको कॉमन भी मिल रही है, ओ ए जो है वो ओ ए के कॉमन है। ठीक है, और दूसरी बात जो ए पी है वो ए सी के बराबर होगा, थ्योरम 10.2 लग रही है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो ट्राइंगल जो है आपका ओ पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल ओ सी ए के। तीनों ही साइड आई हैं एस 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 से। ठीक है ना? अब मैंने ये ट्राइंगल आपको पता है क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ताकि मैं इसके कुछ एंगल्स इक्वल कर सकूं। अब मैंने क्या किया, इसको ए एंगल ले लिया, इसको बी ले लिया, तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा हमारा सी पी सी टी से। ठीक है, अब आप क्या करो, अब बाकी जो दो ट्राइंगल्स बच गए हैं उनको ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला। पर ये भी कॉन्ग्रुएंसी वही लगेगी ना इसके अंदर भी, तो हम सीधा सिमिलरली में ही लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जो मेरा ट्राइंगल है कौन सा, एक तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ओ क्यू बी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ओ सी बी के। यही तीनों चीज़ उसके अंदर लग जाएंगी। तो अब इनको भी एंगल्स को नाम दे दो, यहाँ सी नाम दे दो और यहाँ डी नाम दे दो। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा सी पी सी टी से, हो जाएगा ना सी पी सी टी से इक्वल। अब जो ये चारों एंगल्स बन गए ए बी सी डी, इन चारों का सम कितना होगा आपके पास 180। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो 180 के बराबर होगा। अब एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। आपको बीच वाला एंगल ही तो निकालना है, कौन सा निकालना था, ए ओ बी। ए ओ बी, ये जिसको मैं शेड करूँ बी प्लस सी निकालना है। तो इसको मैंने एंगल बी ले लिया, इसको भी एंगल बी ले लिया, इसको एंगल सी ले लिया, डी को भी सी लिख दिया। तो ये हो गया 2 एंगल बी, यहाँ हो गया आपके पास 2 एंगल सी इज इक्वल टू में 180। 2 को कॉमन ले लिया, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एंगल ए ओ बी कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देन सेक्शन कंप्लीट। यहाँ आपसे कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, आपसे कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल और अ हेड एंड अ टेल, इसकी वो बताओ। तो सबसे पहली बात इसके आउटकम्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आउटकम्स मेरे पास क्या होते हैं, दो कॉइन को हमने टॉस किया, या तो हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। अब अगर हम अपना ए पार्ट देखें, पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, सीधा सॉल्यूशन कर दूंगी यहाँ पर। तो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, एटलीस्ट वन हेड। तो एक हेड मतलब दो आएंगे तो भी चलेगा ना, तो 1 2 3 है पॉसिबल आउटकम, तो 3/4 आपका आंसर। क्लियर? सेकंड में आपसे क्या कह रहा था, एट मोस्ट होना चाहिए वन टेल, एट मोस्ट वन टेल होनी चाहिए। अब देखो कह रहा है एट मोस्ट वन टेल होनी चाहिए, तो इसमें अगर हम देखें तो एक टेल तो होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो भी चलेगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसके भी तो 3 हुए, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 ही। एटलीस्ट का मतलब होता है इतना तो हो, इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट में कह रहा था अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल होने चाहिए, ये तो दो ही है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2/4, इसका मतलब 1/2 आंसर। क्लियर? कंप्लीट सेक्शन 31। अब सारे क्वेश्चन 31 सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। कहीं भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।